गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और कभी अपने बुरे वक्त को नहीं भूलना चाहिए। हमारे जीवन में बुरा वक्त निकल जाए और अच्छा वक्त आ जाए तो उस अच्छे वक्त का कभी घमंड आ जाए तो हमें पीछे मुड़ के देख लेना चाहिए कि हमारा पिछला समय कैसा था। और जब हम अपने बुरे वक्त को याद रखते हैं तो कभी भी हमें घमंड नहीं आता। जो इंसान अपने बुरे वक्त को भूल जाता है सिर्फ उसे ही घमंड होता है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी जो हमें घमंड से मुक्त होना सिखाएगी कि हम घमंड से कैसे मुक्त हो सकते हैं। ये कहानी है एक राजा की जिसके बेटी थी, लेकिन उसको कामना बेटे की थी क्योंकि बेटा राजपाट संभालता। अब उसको दिन रात यही चिंता लगी रहती कि मेरे बेटा नहीं हुआ और मेरा राजपाट मेरे जाने के बाद कौन संभालेगा, मेरी प्रजा का कौन ध्यान रखेगा, मेरे बच्चे के समान जो मेरी प्रजा है इसका मेरी तरह निस्वार्थ भाव से कौन ध्यान रखेगा। अब उसने निर्णय लिया कि मेरे अगर बेटा नहीं हो रहा है, बेटी यहाँ जवान होने को आ गई, तो उसने सोचा कि मेरी बेटी जवान हो गई है, इसके साथ जिसकी मैं शादी करूंगा उसी को मैं इस राजपाट को सौंप दूंगा और मैं खुद संन्यास ले लूंगा। बहुत जगह ऐसा लड़का ढूंढा उन्होंने, राजकुमार ढूंढे जो राजा चाहता था कि राजपाट संभाले, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें ऐसी कमी दिख रही थी जो राजपाट को संभालने के लिए निस्वार्थ रूप से राजा की नजरों में उस राज को संभालने के लायक नहीं थे। अब राजा की एक आदत थी कि वो हफ्ते में एक बार अपने ही नगर का भ्रमण करता था, और वो भी एक भिखारी के वेश में, अपना वेश बदलकर। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, एक दिन ऐसे ही राजा भिखारी के वेश में निकल पड़ा अपने ही राज्य का मुआयना करने के लिए। रास्ते में उसने एक गरीब लड़के को देखा जो कि भीख मांग रहा था और किसी ने उसको भीख नहीं दी। वो फिर हर दरवाजे पर जाकर कोशिश करता कि उसको कोई भीख दे। एक जगह ऐसी आई, वो जौहरी के पास गया तो वो जौहरी बड़ा ही पूजा पाठ करने वाला था। उस बच्चे को देख के, उस लड़के को देख के उस जौहरी को बड़ी दया आई। तो उसने उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुझे क्या चाहिए। उस लड़के ने कहा कि मुझे सिर्फ एक वक्त का खाना चाहिए, मैं भूखा हूँ और 2 रोटी मेरे साथ बांधने के लिए चाहिए क्योंकि मेरी बूढ़ी माँ घर पे बीमार है, उसको दवाई लेनी है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो फिर कहता है कि और मुझे एक, अगर हो सकता है तो आप मुझे अपने यहाँ नौकरी पर रख लीजिए क्योंकि मेरी माँ के लिए मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूँ नौकरी मांगने के लिए ताकि मैं उसका इलाज करा सकूँ, पर मुझे किसी ने नौकरी नहीं दी और मेरी ये हालत हो गई कि मुझे भीख मांगनी पड़ रही है। मेरी माँ बहुत दिनों से बीमार है, उसने दवाई नहीं ली, अगर उसको मैंने दवाई नहीं दी तो वो मर जाएगी। सेठ को उस पर दया आई, सेठ ने खूब सारा खाना लाकर उस बच्चे को दे दिया और उससे कहा कि कल से मेरे यहाँ काम पे आ जाना। इसके बाद वो जौहरी अपनी दुकान में फिर से व्यस्त हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो लड़का फिर से जाता है उस जौहरी के पास। तो वो जौहरी कहता है क्यों, वो खाना कम पड़ गया क्या, क्या बात हुई, मैंने तो इतना सारा खाना दिया था। तो इस पर वो लड़का कहता है कि मेरे को खाना तो कम नहीं पड़ा, लेकिन आप जब मुझे खाना देने आए थे ना तो आपके हाथ में फंसी हुई जो अंगूठी थी ना वो मेरे खाने के अंदर गिर गई थी, तो मैं बस वही लौटाने आया हूँ। दूर से खड़ा राजा ये सब देख रहा था। उसको लगा कि ऐसा इंसान मैंने पहली बार देखा है कि जो हीरा उसकी जरूरत है, उसने चोरी भी नहीं किया, उसको अपने आप मिल गया था वो हीरा, उस जौहरी ने दिया भी नहीं था, ना उसने लड़के ने चोरी किया। वो चाहता तो उस हीरे से मालो माल हो सकता था, अपनी माँ का देखभाल कर सकता था,
खुद अपना घर बनवा सकता था, अपने हालात को सुधार सकता था, लेकिन उसने ईमानदारी दिखाई, उसने उस हीरे को वापस कर दिया। उसकी इसी ईमानदारी से खुश होकर राजा ने सोचा कि मैं एक ऐसे ही इंसान को अपने राज्य को सौंप सकता हूँ जो निस्वार्थ हो और जो ईमानदार हो। राजा ने निर्णय किया कि इसी लड़के को अपनी बेटी के लिए मैं वर के रूप में चुनूंगा। ये बात जाके मंत्री को बता दी जाती है राजा के द्वारा, और मंत्री उस लड़के को राज दरबार में ले आते हैं और उसे सारी बात बता दी जाती है। तो वो राजा के चरणों में झुक के कहता है कि मैं आपकी जगह नहीं ले सकता और ना ही मैं कभी ले पाऊंगा आपकी जगह। अगर आप मुझे एक सेवक के रूप में चुन रहे हैं कि मैं इस राज्य की देखभाल एक सेवक के रूप में कर सकूं, तो मैं तैयार हूं, लेकिन मैं आपकी जगह कभी नहीं ले पाऊंगा। राजा इस बात से और खुश होते हैं, उसकी शादी कराते हैं अपनी बेटी के साथ, और अब वो निश्चिंत रूप से उस राज्य को छोड़ चले जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं। अब ये जो नया राजा बनता है उनकी बेटी का, यानी कि जो पुराने राजा होते हैं उनका जो दामाद होता है, नया नया जो राजा बना होता है, वो हर एक फील्ड के लिए एक नए नए मंत्री को चुन लेता है कि वित्त मंत्री अलग होता है, जोखिम मंत्री अलग होता है उसके राज दरबार में, कैश को देखने के लिए एक मंत्री अलग होता है। मतलब हर चीज के लिए वो अलग अलग मंत्री को चूज कर लेता है, और उनके ही खजानों की चाबियां उनके पास होती हैं, उन मंत्रियों के पास। लेकिन एक चाबी ऐसी होती है एक कमरे की, जिसकी चाबी राजा हमेशा अपने पास रखता है, और हफ्ते में एक बार जरूर वहां पे रहता है पूरा दिन, और इस पूरे दिन उस कमरे से बाहर नहीं निकलता। तो ये बात लेके मंत्री में बड़ी खलबली होती है कि ये ऐसी कौन सी जगह है जहाँ राजा हमें चाबी नहीं देता, और मतलब रोज हफ्ते में एक बार वहां बंद रहता है। जरूर उसमें कुछ ना कुछ ऐसा खजाना छुपा होगा जो राजा हमसे बताना नहीं चाहता। मंत्री एक दिन इसी जिज्ञासावश पूछ लेते हैं राजा से कि राजा साहब, उस कमरे की चाबी आप हमें क्यों नहीं देते, या फिर उस कमरे में ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे आप हम सबसे शेयर नहीं करना चाहते, ऐसा क्या है उस कमरे में। तो वो राजा कहता है, खबरदार, आज के बाद मुझसे उस कमरे के बारे में पूछा तो, आखिर तुम क्यों जानना चाहते हो उस कमरे के बारे में। अब मंत्री यूं ज्यादा पूछते नहीं, क्योंकि राजा गुस्से में आ गए थे, लेकिन इस बात को वो रानी तक पहुंचा देते हैं, और रानी से कहते हैं कि रानी, जरूर कुछ ना कुछ उसमें रहस्य है, राजा ना जाने किससे मिलने जाते हैं उस कमरे में और पूरे दिन बाहर नहीं आते। अब रानी को थोड़ा सा लगता है अजीब कि हाँ, ये बात तो मुझे भी नहीं बताई उन्होंने। तो रानी बड़े प्यार से राजा से पूछती है कि राजा साहब, ऐसी क्या बात है उस कमरे में जिसमें आप अकेले रहते हैं, किसी को जाने नहीं देना चाहते, उसकी चाबी भी किसी को नहीं देते, क्या मैं जान सकती हूँ? मैं तो आपका अर्धांग हूँ, क्या मुझे जानने का अधिकार है? आपने मंत्रियों को तो यह अधिकार नहीं दिया। तो इस पर राजा मुस्कुरा पड़ते हैं, कहते हैं, मेरी हर चीज पर तुम्हारा ही तो हक है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। रानी को उस कमरे में ले जाते हैं और कहते हैं कि देख लो इस कमरे में क्या है, कहीं तुम्हें भी ये ना हो कि यहाँ पे मैंने क्या छुपा रखा है, ऐसी कौन सी नायाब चीज है जो मैंने यहाँ छुपा रखी है। रानी वहां जाके बड़ी हैरान हो जाती है। उस कमरे में सिर्फ वो फटे पुराने कपड़े होते हैं, जिन फटे पुराने कपड़ों में पहली बार वो राजा उस राजमहल में आया होता है। रानी बड़ी हैरान हो जाती है और राजा से पूछती है कि ये तो वही कपड़े हैं ना जिनमें आप पहली बार राजमहल में आए थे। राजा मुस्कुरा देता है, कहता है, हाँ, तुम्हें याद है ये कपड़े? रानी कहती है, मैं कैसे भूल सकती हूँ इन कपड़ों को, पहली बार मैंने आपको इन्हीं कपड़ों में देखा था। तो राजा से वो पूछती है कि लेकिन आपने ये फटे पुराने बुरे कपड़ों को यहाँ क्यों टांग रखा है? मैंने तो सोचा कि बहुत कीमती चीज यहाँ टंगी होगी। तो राजा ने कहा, शायद ये तुम्हारे लिए कीमती चीज ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती चीज है। रानी ने पूछा, वो कैसे? राजा ने कहा, ये मेरे लिए कीमती चीज इसलिए है क्योंकि ये मेरे अहंकार को काटती है। 10-15 दिन में मैं यहाँ आ जाता हूँ, जब भी मुझे ये लगता है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ राजा हूँ, मैं सबका ध्यान रखता हूँ और मेरे से अच्छा कोई राजा नहीं है,
तो मैं यहाँ हफ्ते 10 दिन में आ जाता हूँ ताकि मेरा अहंकार कट जाए, ताकि मैं ये जान सकूँ कि मेरा अतीत ये था, ये मेरा पहला समय था, मैं इसे भूल ना जाऊँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं कुछ भी नहीं था, और मैं क्या वचन देके राजा को यानी कि तुम्हारे पिता को यहाँ बैठा था इस राजगद्दी पे, मैं उस वचन को ना भूल जाऊं। इसलिए बार बार मैं इस कमरे में आता हूँ देखने के लिए, अपनी सही मायने में अपनी औकात को यहाँ देखने आता हूँ ताकि मैं घमंड ना कर सकूं। रानी बड़ी खुश होती है और राजा को अपने गले से लगा लेती है। कहती है, मुझे माफ़ करना, मैंने आपके बारे में गलत सोचा। मेरे भी मन में शक आ गया था कि ना जाने आप किससे मिलने यहाँ आते, पर मैं बहुत खुश हूँ और आज मैं अपने पिताजी को भी बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। एक दिन मैं दुखी हुई थी कि मेरे पिताजी ने ऐसा फैसला क्यों लिया, लेकिन आज मैं फ़ख्र करती हूँ कि मेरे पिता ने एक ऐसे लड़के को मेरे लिए जीवन साथी के रूप में चुना जो बहुत ही ईमानदार, सच्चा, नेक इरादों वाला और अहंकार से परे है, जो निस्वार्थ होके अपनी प्रजा की देखभाल करता है, जिसने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। और जो इंसान अपने बारे में नहीं सोचता वो ही सबके बारे में सोच सकता है, वो ही मेरे बारे में सोच सकता है, औरों के बारे में सोच सकता है, और वही सच्चा प्यार कर सकता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो इंसान अहंकार से परे है, स्वार्थ से परे है, वही सच्चा भक्त है और सच्ची सेवा कर सकता है। जब भी कभी हम लोगों को घमंड होने लग जाए तो हमें पीछे मुड़ के अपने बुरे वक्त को देख लेना चाहिए। कभी भी हमें अपने सही वक्त में आने पर घमंड नहीं करना चाहिए और बुरे वक्त को नहीं भूल जाना चाहिए। बड़े बुजुर्ग ऐसे ही नहीं कहते, अपने बुरे वक्त को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो कभी भी घमंड होने लगे तो अपने बुरे दिनों को याद कर लेना। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।